Hello students and welcome to this new lecture. Hello. See, last time we have studied boycott and indigenous movements of chapter number 4. This is your lecture of chapter number 4, social sciences. And we have studied about Muslim League. हमने Muslim League की भी बात करी थी. अब हम देखेंगे birth and development of extremely revolutionary movement. There is a small spelling mistake in your title. Revolutionary है REV REVOLUTION. Okay. चलिए. The revolutionary activity in India was started by Vasudev Balwant Phadke. देखो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो इंडिया में शुरू हुई थी वो वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। आपके सामने ये पिक्चर जो है आप देख सकते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के का पिक्चर है। रिवॉल्यूशनरीज जैसे दामोदर छापेकर, बालकृष्ण छापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह, ये सारे लोगों का जो नाम है वो है रिवॉल्यूशनरीज। और इन्होंने नेशनलिज्म की जो आग थी वो लोगों के अंदर बनाई थी। नेशनलिज्म की आग मतलब देश प्रेम, ठीक है, लोगों के अंदर जगा था। Youth trained in making and using weapons were a constant threat for the English government. English government जो यहाँ पे establish हो गई थी, उनके लिए जो जवान लोग, जो यूथ थे हमारे यहाँ के, और ये रिवॉल्यूशनरी जो थे, उनको वेपन्स बनाना, वेपन्स यूज करना आ जाता था, तो सबसे बड़ा थ्रेट वही लोग बन गए थे इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए। कई सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इंडिया में शुरू हो गए और दूसरे कंट्रीज में भी फैल गए। सर्कमस्टेंसेस इन इट्स बैकग्राउंड वेर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब सर्कमस्टेंस इन द बैकग्राउंड मतलब वो हालात जिससे ये सब शुरू हुआ था, वो था बंगाल का पार्टीशन। अब वो हो गया, बंगाल का पार्टीशन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म जग गया था। पार्टीशन ऑफ टू ग्रुप, दो ग्रुप्स बढ़ गए थे, ठीक है, एक जहल था और एक मवल था। सूरत में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब ये दो ग्रुप अलग अलग हो गए थे, जहल और मवल। अब जहल हैं वो है रेडिकल्स और मवल जो है वो है मॉडरेट्स। रेडिकल्स मतलब ऐसे लोग जो अपना खून बहा के भी आजादी लेना चाहते थे, और मवल जो है वो बातचीत करके आगे बढ़ना चाहते थे, बातचीत करके इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। तो ये दोनों अलग अलग लोग बढ़ गए थे। रेडिकल की सोच अलग थी, जहल की सोच अलग थी और मवल की सोच भी अलग थी, ठीक है। वो जहल है वो मारपीट, मारा काटी, ये बॉम्ब वेपन्स यूज करना, ये सारी चीजों के अंदर वो ज्यादा एक्टिव थे कि हम मार काट के भी आजादी ले लेंगे। और मवल जो थे वो ये सोच रहे थे कि वो बातचीत करके आजादी पा सकते हैं। और एक बात, टेरिबल ऑपोजिशन टू प्रैक्टिस ऑफ कांग्रेस ऑफ मेकिंग ओनली रिजोल्यूशंस एंड रिक्वेस्ट्स। अब क्या हो रहा था बेटा, कांग्रेस के अंदर खाली बातचीत ही चल रही थी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते थे वो, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेते थे। ओनली रिजोल्यूशंस और रिक्वेस्ट्स, बस यही चलता रहता था। अब हम बात करेंगे लाल बाल और पाल की। लाल बाल पाल ट्रायो अडॉप्टेड, 1 मिनट बेटा। द रेडिकल एटीट्यूड, लाल बाल पाल ट्रायो ने रेडिकल एटीट्यूड अडॉप्ट किया था, ठीक है। ओके, लाल बाल पाल ट्रायो ऐसे ट्रायो थे, ऐसे ट्रायो मतलब 3 जन के नाम ही है, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 जन के नाम है लाल बाल पाल। और ये तीनों ने रेडिकल एटीट्यूड अपनाया था। रेडिकल एटीट्यूड मतलब मार काट के भी हम आजादी ले लेंगे, ठीक है। विच हैड ब्रॉट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविस्ट्स, नए इंडियन जो एक्टिविस्ट थे, नए रिवॉल्यूशनरीज थे, नए लोग जिनके अंदर देश प्रेम जगा हुआ था, उनके लिए एक नई जान वो लेके आए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेथार्जिक पॉलिसीज जो थी उनको एक सॉलिड नया टर्न मिला था। आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में भी कई सारे फोटोज हैं रिवॉल्यूशनरीज के, और ये हैं बाल गंगाधर तिलक। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर कर दिया था, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बताई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बताई थी कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं कैसे भी उसको अचीव करूंगा। ये जो मैक्सिम है, ये जो मोटो है, ये जो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, वो रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक आग बन गई।
वो समय पे एक ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ ने फ्रीडम फॉरेन रूल से अचीव करने के लिए कई सारे एक्टिविटीज अंडरटुक किए, मतलब कई सारे एक्टिविटीज उन्होंने किए। ये जो एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरीज थे वो खुशी खुशी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देते थे अपनी मदरलैंड के लिए। दे कुड गिव अप देयर लाइव्स और टेक लाइव्स इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम। फ्रीडम अटेन करने के लिए वो या तो जिंदगी ले सकते थे या तो दे भी सकते थे। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। भाई ये सारी एक्टिविटीज जो है, ठीक है, वो महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया में फैल गए थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज में से कुछ ऐसे नाम थे: मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मोहिलाने वतन, इंडियन पैट्रियट्स एसोसिएशन जो लेटर भारत माता के नाम से जाना जाता था। और यही सारे एक्टिविटीज मिलजुल के हमारी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इम्पेटस दे रहे थे। इम्पेटेंस का मतलब इंपॉर्टेंस। फर्स्ट स्टेज में न्यूज़पेपर और मैगजीन जैसे युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, ये सारे जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स लागू किए गए थे वो ये एक्टिविटीज को कांस्टेंट ताकत दे रहे थे, कांस्टेंट स्ट्रेंथ दे रहे थे। 34 रिवॉल्यूशनरीज को लटका दिया गया था अलीपुर मैसेकर में। मैसेकर मतलब बड़े अमाउंट में जब लोग मारे जाते हैं, तो वहां पे 34 रिवॉल्यूशनरीज को मार दिया गया था। कई और सेवरल रिवॉल्यूशनरीज हावड़ा मैसेकर और ढाका मैसेकर में अरेस्ट हो गए थे। लॉर्ड हार्डिंग को मारने का एक अटेम्प्ट हुआ था बॉम्ब थ्रो करके, ठीक है, और वाइसरॉय मिंटो पे रायपुर दरवाजा जो अहमदाबाद में है वहां पे एक बॉम्ब उन पे फेंका गया था, उनकी गाड़ी पे फेंका गया था नवंबर 13, 1909 को। ये डेट आपको याद रखने बेटा कि वाइसरो मिंटो पे जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था नवंबर 13, 1909 को रायपुर दरवाजा के बाहर अहमदाबाद। सेकेंड स्टेज में जो 1920 से 1942 तक है, इवेंट्स जैसे काकोरी लूट केस, लाहौर मैसेकर और सेंट्रल पार्लियामेंट में बॉम्ब ड्रॉप करना, ये सारे एक्टिविटीज देखने को मिले थे। ओके, फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, उसकी हम बात करते हैं। श्री अरबिंदो घोष वॉज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात। गुजरात में जो आर्म्ड रिवॉल्यूशन हुआ था, जो हथियारों से रिवॉल्यूशन का शुरू हुई थी, वो शुरू की थी श्री अरबिंदो घोष ने। लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रहे। उनके उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष वो हमेशा आगे रहे हैं। 1902 से हमको पता चलता है। वो गुजरात में अराइव हुए, गुजरात में आए और साउदर्न पार्ट में गए। वहां पे वो श्री छोटू भाई और श्री अंबू भाई पुराणी को मिले, जो बढ़िया ही वेरी एबल कंपेनियंस बन गए थे, फ्रेंड्स बन गए थे। फिर वो सकारिया स्वामी को मिले जो नर्मदा बैंक्स पे थे, वहां पे स्वामी को मिले। ये स्वामी जो है वो रानी की झांसी के साथ एसोसिएटेड थे जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। बरिंद्र कुमार जो है वो एक उन्होंने शुरू किया मिडिल क्लास यूथ को लेना, वडोदरा से, चारोतर रीजन से, अहमदाबाद से, महसाणा से, ये सारी जगहों से उन्होंने जवान जवान लोगों को इन्वॉल्व किया ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में। उनको बताया कि हमको आजादी की कितनी जरूरत है और कंटिन्यू किया। इन दिस रिलेशन द बगी ऑफ वाइसरॉय मिंटो वाज बॉम्ब्ड आउटसाइड रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद। तो इसी रिलेशन में वाइसरॉय मिंटो की जो बगी थी, वाइसरॉय मिंटो की जो कैब थी, ठीक है, वो बॉम्ब से उड़ाने का प्रयास हुआ था रायपुर दरवाजा के पास अहमदाबाद। श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवॉल्यूशन इन हिज बुक भवानी मंदिर। उन्होंने एक बुक लिखी थी और वो बुक के अंदर रिवॉल्यूशनरी की पूरी स्कीम उन्होंने मेंशन करी थी। वो गुजराती में ट्रांसलेट हुई थी और जर्नल जो चलता था वो समय पे, दक्षिणा नाम का, उसके अंदर पब्लिश हुई थी। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बुक्स जैसे देसी वनस्पति दवाओं, नावाना साबु बनावानी रीत, कसरत, गुलाबोनो किस्सो, कायदानो संग्रह एक्सेट्रा, ये सारे रिवॉल्यूशनरी के मूवमेंट्स और रिवॉल्यूशनरी के विचार फैलाने के लिए पब्लिश हुए थे। तो ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। ये बुकलेट्स में बॉम्ब प्रिपेयर करने की मेथड्स लिखी हुई थी। गंगनाथ विद्यालय जो चांदोड़ कर्नाली चाणोड कर्नाली में एस्टेब्लिश हुआ था विद्यालय, उसके अंदर रिवॉल्यूशनरीज कैरी आउट हो रहे थे। कई सारे गुजराती यूथ ने भी ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स ज्वाइन कर दिए थे और उनके सामने गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया था। लेकिन फाइट रुकी नहीं और फाइनली गवर्नमेंट को पता चल गया
कि भाई इनको दबा के काम नहीं चलेगा, इनको जितना भी आप प्रेशर करोगे, सप्रेस करना चाहोगे, बंद करना चाहोगे, उतना ही ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये एक बात आपको याद रखनी है, ये सारे जो नाम हैं वो एक बार देख लीजिए। देसी वनस्पति दवाओ, नहवाना साबु बनावनी रीत, कसरत, गुलाबनो किस्सो, कायदानो संग्रह एक्सेट्रा, ये सारी चीजें गुजराती में पब्लिश होती थी और ब्रिटिशर्स को पता नहीं चलता था, लेकिन इसके अंदर बॉम्ब बनाने की मेथड लिखी होती थी। अब हम बात करते हैं बेटा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज की। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो फॉरेन कंट्रीज में हुए थे, वो भी एक बढ़िया रोल प्ले करते हैं इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए ब्रिटिश से। इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हुई थी वो फैलाई थी इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलय, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया, ये सारे कंट्रीज के अंदर हमारे लोग हमारे फ्रीडम के लिए अब रिवॉल्यूशन करने वाले थे। कौन कौन से एक्टिव रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्ट लिया था फॉरेन कंट्रीज में? तो कुछ नाम दिए हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह खुदा बख्श, ये सारे लोग एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड थे। ये सारे जो नाम हैं एक बार आप पढ़ लीजिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह खुदा बख्श, ये सारे जो नाम हैं वो ये सारे एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड हैं। The revolutionary activities in the foreign countries gave impetus to the revolutionary activities in India. जो फॉरेन कंट्रीज में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होते थे, इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो एक्टिविटीज होते थे उसको इंपॉर्टेंस मिल रहा था, उनको बढ़ावा मिल रहा था। पिस्टल्स were been secretly sent to India from England along with the beddings of cooks. तो जो बावर्ची थे, जो बाहर खाना ब्रिटिशर्स के लिए बनाने के लिए जाते थे या बाहर भेजे जाते थे लोग, उनके साथ उनके गद्दों में पिस्टल्स जो थे वो सीक्रेटली इंडिया में भेजे जाते थे इंग्लैंड से। मदनलाल ढींगरा killed William Wiley who used to criticize the revolutionaries. मदनलाल ढींगरा ने, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मदनलाल ढींगरा है, उन्होंने विलियम वाइली को मार दिया था। विलियम वाइली एक ऐसा पर्सन था जो रिवॉल्यूशनरीज को क्रिटिसाइज करता था, जो हमारे यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रहे थे उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। क्रिटिसाइज करना मतलब खराब खराब बोल रहा था हमारे बारे में, तो उनको मदनलाल ढींगरा ने खत्म कर दिया था। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया अमेरिका में डेवलप हो गई थी और उसके बाद गदर पार्टी उसका नाम रख दिया था लाला हरदयाल ने। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, कई सारे लोगों के फोटोज है। मैडम भिखाजी कामा का फोटो है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का फोटो है, उधम सिंह मदनलाल ढींगरा का फोटो है, वीर सावरकर का फोटो है। तो आपको ये एक पॉइंट याद रखना बेटा कि इन 1907 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग डेवलप हुआ था कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहा था, और लेटर उसका नाम गदर पार्टी लाला हरदयाल ने रखा था। एक वीकली पेपर शुरू हुआ था गदर नाम का, जो 4 लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था। तारकनाथ दास और करतार सिंह, ये दोनों ने भी ये एक्टिविटी को ज्वाइन कर दिया था। चंपक रमन पिल्लई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल जर्मनी के अंदर बनाया था और प्लान किया था इंडिया को अटैक करने का, ठीक है, इराक से। इराक को हेडक्वार्टर बना के 1907 में इंडिया को अटैक करने का प्लान उन्होंने बनाया था। जो जर्मनी के अंदर स्टटगार्ट जर्मनी के अंदर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर मैडम भिखाजी कामा ने नेशनल फ्लैग जो प्रिपेयर किया था वो सबसे पहली बार हॉइस्ट किया गया था, सबसे पहली बार लहराया गया था। आप देख सकते हैं मैडम भिखाजी कामा के हाथ में यहाँ पे एक फ्लैग है। ओके, तो ये पीछे आप देख सकते हैं कमेटी बैठी हुई है और वहां पे मैडम भिखाजी कामा ने ये फ्लैग हॉइस्ट किया था इंडिया के लिए। ओके। Raja Mahendra Pratap formed the provisional independent government under Rashtra Pramukh in Afghanistan, in which Barkatullah, Abidullah, Maulana Bashir, Shamsher Singh, Dr. Mathur Singh, etc. also joined. तो राजा महेंद्र प्रताप जो थे राजा थे और उन्होंने प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनाया था अंडर द राष्ट्र प्रमुख, जहाँ पे ये सारे लोग उनके साइड ज्वाइंट हुए थे। बरकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह, ये सारे लोग उनके साथ
ज्वाइंट हुए थे। तो ये सारी एक एक्टिविटीज है बेटा, आपको पॉइंट वाइज ये पैराग्राफ जो है वो आपको क्रिएट करना है और पॉइंट वाइज हर एक एक्टिविटी को मेंशन करना है। दिस गवर्नमेंट, हमारी ये जो गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, जो राजा महेंद्र प्रताप ने फॉर्म की थी अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने कई सारे एफर्ट्स बनाए कि भाई रशिया से, ईरान से, तुर्की से हेल्प मिले, ठीक है, उनको उनसे हेल्प मिले। दे ऑल्सो मेट टर्किश चीफ अनवर पाशा एंड द गवर्नर, वो टर्किश चीफ अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले थे। फिर एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी, एक बात हुई थी, गालिब नामा जो था वो रेशमी रुमाल पे लिखा गया था और इसका मतलब ये होता है कि सारे मुस्लिम्स को इकट्ठा करके क्रिश्चियंस के सामने फाइट करने की बात थी गालिब नामा के अंदर, वो एक्सपोज हो गया था। फिर राजा महेंद्र प्रताप ने, जो रशियन जार था वो समय पे, और उनको एक गोल्डन स्ट्रिप भेजी थी और वहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जार को कि इंग्लैंड के साथ जितने भी आपकी टाइज हैं, जितने भी आपके बंधन हैं, ठीक है, वो आप तोड़ दीजिए। रशियन रिवॉल्यूशनरी ट्रॉट्स्की, उन्होंने इंडियन रिवॉल्यूशनरीज का सपोर्ट प्लेज किया था कि वो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज का सपोर्ट करेंगे। बर्मा के अंदर सोहनलाल पाठक और परमानंद सिंगापुर के अंदर उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ये दो देशों में शुरू करी थी। बर्मा के अंदर सोहनलाल पाठक और सिंगापुर के अंदर परमानंद। इसके एडिशन में कामागातामारू और तोशामारू स्टीमर्स जो थे, वो इवेंट्स जो हुए थे, ठीक है, उसके अंदर इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को ज्यादा इंस्पिरेशन मिला ब्रिटिशर्स के सामने फाइट करने का। द इंडियन यूथ जो 18 से 24 सालों में 18 से 24 सालों के बीच में थे, वो रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन हो रहे थे, मेनली उसमें ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो डरते नहीं है, ठीक है, वो मौत से डरते नहीं है, वो आजादी चाहते थे और वो मौत से नहीं डरते थे, तो वो मार काट, बॉम्ब फेंकना, गोलियां चलाना, ये सारी चीजें करते थे इंडियन यूथ मेनली। व्हेन कॉट, जब उनको पकड़ा जाता था तो वो डेथ जो है, वो मौत जो है, वो बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर देते थे और ऐसे स्लोगन बोलते थे जैसे इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम, उनके आजादी के लिए, उनकी मातृभूमि के लिए। देखो ये सेक्रीफाइसेस जो है वो इंस्पिरेशन देगा कई सारे लोगों को, कई सारे जनरेशंस तक, ठीक है, ये जो सेक्रीफाइस है वो कई सारे लोगों को, आगे के जनरेशंस को इंस्पायर करने वाला था। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं बेटा, वो हमने बात करी थी लेकिन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हमने मुस्लिम लीग जब पढ़ा था तब मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी। इंग्लिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, जिससे हिंदूज और मुस्लिम्स को वो अलग करना चाहते थे, उनके बीच में दुश्मनी लगाना चाहते थे। तो आगा खान के लीडरशिप के अंदर मुस्लिम डेलीगेशन वाइसरॉय मिंटो को मिले थे और मोरले जो था वो वजीर था वो समय पे 1909 पे। ये जो रिफॉर्म्स मोहल्ले मिंटो ने बनाए थे मिल के, उनको मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। अब बापू जी आ गए। अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया 1915। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए थे आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका में वो सत्याग्रह के पावर से, सत्याग्रह करके, ठीक है, उन्होंने रेसिज्म का फाइटिंग किया था। उनको रेसिज्म मतलब ऊंच नीच, गोरे काले का फर्क, वहां पे उन्होंने सक्सेसफुली फाइट किया था और वो जीत के यहाँ पे आए थे। उनको अब देखना था कि इंडिया की हालत क्या है। उनके पॉलिटिकल मेंटर, ये याद रखिएगा बेटा, ये 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क में आ सकता है। उनके पॉलिटिकल मेंटर जो हैं, गुरु जो हैं, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और स्पिरिचुअल मेंटर जो थे वो श्रीमद राजचंद्र थे, ठीक है, जिनको जिनमें से उनको इंस्पिरेशन मिलती थी। तो पॉलिटिकल मेंटर कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। स्पिरिचुअल मेंटर कौन? श्रीमद राजचंद्र। Who is the political mentor of Gandhi ji? Gopal Krishna Gokhale. Who is the spiritual mentor of Gandhi ji? श्रीमद राजचंद्र। गांधी जी ने फिर इंडिया को ट्रैवल किया, पूरा इंडिया देखा और इंडियंस की लाइफ उन्होंने ऑब्जर्व करी। वो ये मानते थे कि जो पॉवर्टी है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा रोल जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। लो इंडिया ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के लोगों को लूट रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए इंडिया के लोग बहुत ही गरीब हो गए थे और उन्होंने प्लान बनाया कि ब्रिटिश रूल को इंडिया से हम निकाल दें। रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में हम बात क्या करें। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म्ड द रॉलेट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट, द मिनिस्टर ऑफ लॉ।
1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट फॉर्म किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट, जो वो समय पे 1919 पे मिनिस्टर ऑफ लॉ थे। ये जो एक्ट फ्रेम किया गया था वो रिवॉल्यूशनरीज और देश प्रेमियों, देश के जवानों को दबाने के लिए किया था। ठीक है, ये एक्ट जो है वो गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था, बिकॉज वो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम और स्पीच को दबा रहा था। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहा था। ये एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी सस्पिशियस पर्सन, अगर किसी भी इंसान पे शक हो जाए, तो वो वैसे ही अरेस्ट किया जा सकता था, जेल लग सकती थी उनको, उनके ऊपर कोई केस चलता नहीं, उनके ऊपर कोई ट्रायल चलता नहीं, सीधा ही उनको अरेस्ट कर देते और जेल में डाल देते। इसीलिए गांधी जी ने इनको ब्लैक एक्ट बोला है, और मोतीलाल नेहरू ये रॉलेट एक्ट को मानते थे कि स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। तो बात करने की जो फ्रीडम थी वो छीन लेना, अपील करने की फ्रीडम थी वो छीन लेना, और एडवोकेसी, एक बात रखने की जो बात है वो नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिस्ट को दबाने के लिए ये रॉबलेट एक्ट लगा दिया गया था, जिसमें किसी भी इंसान को अरेस्ट और जेल किया जाता था, भले ही खाली शक शक के बिना पे। ठीक है, भले ही शक हो जाए उन पे, उसको अरेस्ट और जेल किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये एक्ट के अंतर्गत बहुत पावर गेन कर लिया था, और कोई भी ऑपोजिशन को वो कैसे भी दबा देते थे। लीडर और लोग जो पूरे इंडिया के अंदर थे, उन्होंने ऑपोजिशन अपना बताया। कई सारे मीटिंग्स हुए, रैलीज हुए, शोज हुए, स्ट्राइक्स हुए, इसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे। गांधी जी को दिल्ली में अरेस्ट कर दिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू वो पंजाब में अरेस्ट हो गए थे, और वहां पे एजिटेशन एजिटेशन मतलब जो आक्रोश था लोगों के अंदर, जो भड़क थी उनके अंदर, वो भी सीवियर हो गई थी। गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रांगली ट्राई किया उनको दबाने का। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर की। जलियांवाला बाग में जो किस्सा हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। 13 मार्च 1919 को यह किस्सा हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू वो अमृतसर पंजाब में अरेस्ट किए गए थे, और जलियांवाला बाग के अंदर एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई ये अरेस्ट को अपोज करने के लिए। ठीक है, ऑन द डे ऑफ बैसाखी अमृतसर में ये ऑर्गेनाइज किया। अमृतसर में है जलियांवाला बाग, और वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था बैसाखी के दिन पे, कि भाई डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचरू को अरेस्ट जो किया गया है उसके सामने अपोज करने के लिए। जनरल ओडोनिल डायर वहां पे पहुंच गए उनकी टुकड़ी के साथ, और वार्निंग के बिना, वार्निंग दी नहीं और ओपन फायर कर दिया उन्होंने लोगों पे। जितने भी लोग आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये ब्रिटिशर्स खड़े हैं और सामने लोग आप देख सकते हैं कई सारे। तो उन्होंने फायर करने का ऑर्डर दे दिया, और बहुत ही निर्दोष लोगों पे फायरिंग हुआ मशीन गन से। जलियांवाला बाग के चारों साइड बड़ी हाई वॉल्स थी। ठीक है, बड़ी दीवार थी, तो वो फांद के नहीं जा सकते थे, कूद के नहीं जा सकते थे। और मिडल में एक यूज नहीं किया गया एक कुआं था। ठीक है, बस, और एक एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, बहुत ही छोटा सा रास्ता था बाहर निकलने का। बहुत सारे लोगों ने वहां पे अपनी जिंदगी गंवा दी वो फायरिंग के अंदर। गवर्नमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोग वहां पे मर गए थे और 1200 लोग इंजर्ड हो गए थे। लेकिन कांग्रेस ने जो कमेटी अपॉइंट करी थी और उन्होंने जब छानबीन की, तो 1000 से ज्यादा लोग फायरिंग के अंदर मर गए थे। अब कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हंटर कमीशन को बिठाया चेक करने के लिए कि क्या ये सही किया था उन्होंने या गलत किया था। जनरल डायर ने क्या सही किया था या गलत किया था। तो ये कमीशन ने डायर को माफ कर दिया, और ये बोला कि ये तो एक अनजानी मिस्टेक है जो अनजाने से हो गई, ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो अनजाने से हो गई। बोलो। और डायर जब इंग्लैंड वापस गए तो उनको तलवार गिफ्ट में दी गई, और 2000 पाउंड दिए गए, बहुत सारे पैसे दिए गए। तो इंडियंस को बहुत ही बड़ा शौक इसके रिजल्ट में लगा। ये जो एकदम बकवास और इनह्यूमन एक्ट था, उन्होंने गांधी जी का जो विश्वास था ब्रिटिश के अंदर वो पूरा खो दिया था। ब्रिटिशर्स के ऊपर गांधी जी का जितना भी विश्वास था वो पूरा उन्होंने खो दिया था। ये इवेंट पूरे हमारे नेशन को एक करने में
बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता था। और ये ट्रेजेडी जो है, ठीक है, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ग्राउंड बनी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू होने वाला था उसके बाद, उसका बड़ा सा ग्राउंड बनी। चलिए बेटा, आगे हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट से और देखेंगे आगे कि क्या हुआ था फिर, और कैसे हम रिवॉल्यूशनरीज आगे बढ़ के मूवमेंट्स नए नए करे थे और ब्रिटिशर्स को भगा दिया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे खिलाफत मूवमेंट की। आपका होमवर्क है बेटा, ये चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, जहां तक हमने खत्म किया है शुरू से लेके यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बाय बाय।